नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं, मगर इस हफ्ते मणिपुर में उनके विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन सिंह का घर जला दिया गया है। क्या यह अच्छा लगेगा कि देश का एक राज्य एक महीने से जल रहा है और अमेरिका में गोदी मीडिया इस दौरे को लेकर ग्लोबल लीडर का तमाशा रच रहा है। अगले हफ्ते से आप गोदी मीडिया पर केवल मोदी मोदी होता देखेंगे, लेकिन आज पूरा देश उन्हीं मोदी की तरफ देख रहा है कि मणिपुर जल रहा है, आप कहां हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया गया, फिर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और गांवों में क्या हाल होगा। 20 मई को विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था। उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी, सर दिस इज एन SOS, प्रेइंग फॉर योर काइंड इंडल्जेंस एंड ब्लेसिंग्स। मतलब सर स्थिति बहुत भयावह है, आप इसे इमरजेंसी सायरन की तरह समझें और कदम उठाएं। 20 मई के इस पत्र के बाद 25 मई को विदेश राज्य मंत्री के घर पर हमला हुआ था। उस समय वे घर में मौजूद थे। सुरक्षा बलों को पत्थरबाजी रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसके एक दिन पहले यानी 24 मई को मंत्री जी के ही संसदीय क्षेत्र में राज्य के गृह राज्य मंत्री के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया था। 16 जून को विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया जाता है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री से उनकी SOS अपील का कोई फायदा नहीं हुआ। ये हालात हैं इस देश के और मणिपुर के। जब घर जलाया गया तब राजकुमार रंजन सिंह केरला में थे। उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि वे G20 के दलों की बैठक में क्यों गए, क्या उनकी जगह कोई और नहीं जा सकता था। इस बैठक में भारत जापान सहयोग, जापानी भाषा के प्रमोशन, संपर्क और एक्ट ईस्ट फोरम पर बातचीत हो रही थी। क्या विदेश राज्य मंत्री ने एक्ट ईस्ट फोरम पर बातचीत करते हुए वहां मणिपुर के बारे में कुछ भी बताया होगा कि वे अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते, उनके घर पर भी हमले हो रहे हैं। क्या यह बहुत जरूरी काम है G20 में जाना, और यह तभी किया जाना चाहिए जब मंत्री का घर जल रहा हो या उनका संसदीय क्षेत्र हिंसा की चपेट में हो। G20 की बैठक को लेकर मंत्री ने ट्वीट किया और इसके एक दिन बाद खबर आती है कि उनका घर फूंक दिया गया। ऐसे में G20 में भारत की क्या साख रह जाएगी कि उनके ही शहर में मोदी सरकार के मंत्री का घर जल रहा है। वे दिल्ली में क्यों हैं, केरला क्यों गए। 30 अप्रैल को विदेश राज्य मंत्री भी इंफाल में थे। उस दिन मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण हो रहा था। यह तस्वीर उसी वक्त की है। राजकुमार रंजन सिंह, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मन की बात सुन रहे हैं। बताइए, यह हाल हो गया है। मन की बात सुनने के लिए केंद्रीय मंत्री मणिपुर में हैं। एक रेडियो प्रोग्राम के लिए राज्य का मुख्यमंत्री टाइम निकाल रहा है। इतना वक्त आम जनता को नहीं मिलता होगा। चूंकि प्रधानमंत्री का रेडियो कार्यक्रम है तो यह डबल इंजन की सरकार का राजकीय कार्यक्रम बन जाता है। इसके बाद फेसबुक पर मंत्री जी पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि मोदी जी के शब्दों ने समाज बदलने के लिए कई युवाओं को प्रेरित किया है। एक महीने के भीतर उन्हीं कई युवाओं में से कई युवाओं ने मंत्री जी का घर जला दिया। मन की बात कार्यक्रम अब लापता हो चुका है। विदेश राज्य मंत्री ने प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI से कहा है कि मेहनत और पसीने से घर बनाया था। जिन गांवों में घर जलाए गए हैं उनका घर भी मेहनत और पसीने से बना होगा। फिर भी मंत्री जी का दर्द समझा जाना चाहिए। 20 मई को पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री को कि मणिपुर बंट गया है, लेकिन आज कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। जब बंट गया है और आपको दिखाई दे रहा था तब तो उस हालात में कुछ भी हो सकता है। यही नहीं, उनके घर जलाए जाने से एक दिन पहले मणिपुर के एक कैबिनेट मंत्री का घर जला दिया गया। उनकी यह चिंता वाकई डराने वाली तो है कि अगर गुरुवार की रात उस घर में उनके परिवार के सदस्य होते तो क्या होता। यही तो हम भी पूछ रहे हैं कि जिस राजधानी में एक केंद्रीय मंत्री का परिवार सुरक्षित नहीं है, उस राज्य में आम लोगों की क्या हालत होगी। अब मंत्री जी साफ साफ कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो चुकी है। विदेश राज्य मंत्री ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी बताया है। आज गृहमंत्री अमित शाह ने भी उन्हें फोन किया था। प्राइवेट समाचार एजेंसी ANI को विदेश राज्य मंत्री जी ने बताया कि उनके घर तक आग बुझाने वाली गाड़ी पहुंच नहीं सकी। भीड़ ने रास्ता रोक दिया। मीडिया की खबरों में बताया जा रहा है कि 400 उपद्रवियों ने उनके घर पर हमला किया। यह भी पढ़ने को मिला कि राज्य में सेना और केंद्रीय बलों के 65,000 जवान तैनात हैं
और राज्य की आबादी केवल 35 लाख है। इसके बाद भी राजधानी इंफाल में भीड़ एक मंत्री का घर घेर लेती है और जलाकर चली जाती है। वो भीड़ किसकी थी? कुकी समुदाय के लोगों की या मैतेई की? इस तस्वीर में नेप्चा किपगेन गृहमंत्री अमित शाह के साथ राहत शिविरों का दौरा कर रही हैं। नेप्चा राज्य की अकेली महिला मंत्री हैं और कुकी समुदाय से आती हैं। 1 जून की यह तस्वीर है। इसके 2 हफ्ते बाद उनका सरकारी घर जला दिया जाता है। बुधवार को राज्य की कुकी मंत्री का घर जलाया गया और गुरुवार को केंद्र के विदेश राज्य मंत्री का, जो मैतेई समाज से हैं। क्या कुकी समुदाय के विधायक का घर जला, इसलिए प्रतिक्रिया में मैतेई समुदाय के सांसद का घर जला दिया गया? आपने एक फालतू का नारा सुना होगा। फालतू इसलिए कि कभी नहीं सोचा होगा कि यह डबल इंजन होता क्या है, इससे किसी राज्य को क्या अलग मिल गया। आपने कभी सोचा ही नहीं और कई सालों से भारत की राजनीति में डबल इंजन का फालतू नारा चलता जा रहा है। कभी रुककर इस पर सोचिए और पूछिए कि मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार है, वहां सरकार के दोनों इंजन किधर चले गए? 2-2 इंजन फेल हो गए। मोदी जी के मंत्री ही कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था फेल है, तो मोदी जी को क्या करना चाहिए? उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री को क्या करना चाहिए? क्या बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त नहीं कर देना चाहिए? कम से कम कुछ करने के नाम पर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ही बर्खास्त कर दीजिए। यही राजनीति करते हैं ना। इस राज्य में कुछ भी होता है, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता तुरंत गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने लग जाते हैं, मगर मणिपुर का दौरा करने की हिम्मत किसी में नहीं नजर आती। आपने देखा कि विपक्षी दलों की सरकारों की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी के नेताओं का क्या रवैया होता है, और उससे भी गंभीर अपनी पार्टी की सरकार वाले राज्यों में क्या रवैया होता है। मणिपुर से लोकसभा के 2 ही सांसद चुनकर आते हैं। राजकुमार रंजन सिंह बहुसंख्यक मैतेई समुदाय से हैं और दूसरे सांसद अल्पसंख्यक नगा समुदाय से हैं। कुकी समुदाय से कोई सांसद नहीं है। राज्य में बीजेपी के टिकट पर कुकी चिनजोमी समुदाय के 7 विधायक जीते हैं। इसमें 2 मंत्री हैं। जिस सांसद और विदेश राज्य मंत्री का घर जलाकर राख कर दिया हो, उन्होंने 20 मई को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और जो कहा है वही सच होता दिख रहा है। विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने प्रधानमंत्री को लिखा कि मणिपुर में एथनिक लाइन पर बाल्कनाइजेशन को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए। बाल्कनाइजेशन एक ऐतिहासिक टर्म है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्वी यूरोप के बाल्कन में एथनिक या जनजातीय धार्मिक पहचान के नाम पर इतनी हिंसा हुई और बंटवारा हुआ कि उस इलाके का बंदरबांट हो गया। इसका खतरा मोदी सरकार के मंत्री ही उन्हें पत्र लिखकर बता रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत क्या है, और अगर हालात इतने गंभीर हैं तो ये मंत्री जी खुद क्या कर रहे हैं वो भी देखिए। कायदे से इन्हें मणिपुर में होना चाहिए जहां के ये सांसद हैं। अगर डबल इंजन के दौर में मणिपुर में बाल्कनाइजेशन के हालात बन रहे हैं और यह बात मोदी सरकार के मंत्री ही प्रधानमंत्री को लिखकर बता रहे हैं, तब 3 बातें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, ऐसा कहने के लिए विदेश राज्य मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए, और तीसरी बात का कोई मतलब नहीं। प्रधानमंत्री तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बीजेपी का एक सांसद मणिपुर के टुकड़े टुकड़े होने की बात कह रहा है। कम से कम बीजेपी बता दे कि टुकड़े टुकड़े गैंग के कौन कौन हैं इसमें। यही होता है नफरत की राजनीति का हाल। हमेशा नफरत की राजनीति आपको गटर की तरफ ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हैशटैग चला रही है 9 years ऑफ नॉर्थ ईस्ट प्रॉस्पेरिटी। इन पोस्टरों में असम को लेकर दावा किया गया है कि पूर्वोत्तर में शांति के अभूतपूर्व प्रयास, बोडो, ब्रू रियांग और असम में आदिवासी शांति समझौते के अतिरिक्त कई दूसरे शांति समझौते कर मोदी सरकार ने उत्तर पूर्व में जन भावनाओं का आदर करते हुए शांति स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आज इन सारे पोस्टरों के मणिपुर में चिथड़े उड़ गए हैं। एक पोस्टर मणिपुर को लेकर भी जारी कर दिया जाता। अब ना तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी नजर आ रही है, ना पीएम की डिवाइन पॉलिसी। इस पोस्टर में लिखा है उत्तर पूर्व के साथ और भी अधिक मजबूती से जुड़ा शेष भारत सड़क से ही जोड़ने में रह गए। यह भी तो देखिए कि जिस देश में 230 से अधिक न्यूज चैनल हैं, कितनों पर मणिपुर को लेकर विस्तृत जानकारी है, कवरेज है। यह कौन सा जुड़ना हुआ कि 3 मई से इंटरनेट बंद है और मणिपुर के हालात की कोई तस्वीर देश के सामने नहीं है। ये कूल देशद्रोही है बीजेपी वाले, कूल स्टाइल, गगनम स्टाइल वाला, जैसे उसी स्टाइल का देशद्रोही है। हाँ, चश्मा पहनते आपको लगेगा नहीं कि एकदम एंटी नेशनल है। अच्छे अच्छे शब्द के इस्तेमाल करेंगे,
अखंडता, संप्रभुता, देश का विकास, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे ये देशद्रोही लोग, और करेंगे वही काम। और उनके साथ कुछ जुगलबंदी की आवश्यकता है। तो मैं कल का जो टीवी का जो मेन डिबेट के जो है, कुछ चैनल का नाम तो मैं ढक लेता हूं, लेकिन मैं दिखा दूंगा कि हेडलाइंस क्या था। मणिपुर जल रहा था, लेकिन मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड, जान बचाकर भाग गए मुसलमान। एक चैनल। 24 में सिर्फ एक बंदा काफी, कसम संविधान की। वाह! ये कल के डिबेट का जो है, कल के, मैं इसलिए मैं दिखाना चाहता हूं क्योंकि देश में किस तरह से हम लोग ध्यान भटकाने का जो काम कर रहे हैं। हिंदुओं के एक चैलेंज का असर क्या? एक चैनल। ये कल शाम की डिबेट है भाई साहब, और कोई नहीं, 2-3 दिन की नहीं है। तो इसलिए हो रहा है मुसलमान पलायन। जैक डोरसी वोरसी सब पीछे, रेसलर पीछे, मणिपुर पीछे। भाई साहब का जो एजेंडा है, तो इसको पूरा करना है आप लोग को। सोशल मीडिया पर मणिपुर की हिंसा को लेकर कुछ तस्वीरें हैं, वो भी कुछ ही हैं। इंटरनेट बैन करने से कुछ नहीं होता। 1.5 महीने से इंटरनेट बैन है, फिर भी हिंसा काबू में नहीं। इसका मतलब है कि इंटरनेट ना कारण है और ना बाधा। हमारी मजबूरी है कि हम कोई भी वीडियो या तस्वीर नहीं दिखा सकते, उसकी पुष्टि मुश्किल है। हम न्यूज़ चैनल नहीं हैं, फिर भी आप इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। आपको यह भी पता चलेगा कि हिंदी के अखबारों और चैनलों ने आप दर्शकों को किस तरह अंधेरे में बंद कर दिया है। केवल मंत्रियों के घर नहीं जले हैं, न जाने कितने गांव, कितने घरों को जला दिया गया है। 250 से अधिक चर्च जलाए जाने की खबरें कई जगहों पर छप रही हैं। जाने कितने हजार लोग विस्थापन का जीवन जी रहे हैं। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह का आज दैनिक भास्कर में इंटरव्यू छपा है। उस इंटरव्यू में उनकी भाषा बता रही है कि इस अराजकता के बाद भी उन्हें दिल्ली का पूरा भरोसा हासिल है। बीरेंद्र सिंह तो खुलकर बोल रहे हैं कि मणिपुर में बाहर से लोग आ गए हैं, ये म्यांमार से आए हैं, हम उन्हें भगाने का काम कर रहे हैं, घुसपैठियों को इंडियन सिटीजनशिप नहीं लेने देना है। पहले भी इसके लिए कदम उठाए थे, अब भी उठा रहा हूं। लोगों को गलतफहमी हो गई है कि कुकी मैतेई के बीच लड़ाई चल रही है, हम तो बाहरी लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। बस यही बाहरी बनाम भीतरी की राजनीति है। असम पहुंचकर यही राजनीति बांग्लादेश से आए घुसपैठियों का भूत खड़ा करती है और मणिपुर पहुंचकर म्यांमार से आ रहे घुसपैठियों और उग्रवादियों का भूत खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह सीमा पार पर सारा दोष मरते हुए नजर आ रहे हैं। तब तो प्रधानमंत्री से और भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने या आपके विदेश मंत्री ने म्यांमार के सैनिक शासन से बात की है, कोई चेतावनी दी है कि भारत की सीमा में उग्रवादी भेजने का नतीजा अच्छा नहीं होगा। 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार गए थे। जब फरवरी 2021 में वहां तख्ता पलट हुआ, चुनी हुई सरकार हटा दी गई, तब भारत ने उसकी निंदा तक नहीं की। यह तो है आपकी विदेश नीति। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाते हैं और लोकतंत्र खत्म किए जाने पर निंदा तक नहीं कर पाते हैं। लगे हाथ इस खबर को पढ़िए और मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह को भी पढ़ा दीजिए। यह खबर इसी साल 19 मई की है, यानी मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद की है। हिंदू बिजनेस लाइन में दिलीप सिंह ने लिखा है कि भारत ने फरवरी 2021 में म्यांमार में सैनिक तख्ता पलट के बाद 422 करोड़ के हथियार भेजे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। बताइए, भारत म्यांमार को हथियार दे रहा है और मणिपुर के मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि वहां से आए उग्रवादी हिंसा कर रहे हैं। नवंबर 2021 में चुराचांदपुर में कथित म्यांमारी इंसर्जेंट के हमले में असम राइफल्स के अफसर, पत्नी, बच्चा और 4 जवान मारे गए। क्या भारत अब भी म्यांमार को हथियार दे रहा है? नवंबर 2021 की घटना के अगले महीने विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यूंटा प्रतिनिधियों से मिलने गए थे और वहां बॉर्डर की बात उठी थी। तख्ता पलट के बाद भारत और म्यांमार के बीच पहली बार इतनी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी। तब विदेश मंत्रालय का बयान आया कि दोनों पक्षों ने कहा है कि वे एक दूसरे के खिलाफ हानिकारक गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। म्यांमार का जिक्र कर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति को भी घसीट लिया है। अब विदेश मंत्री बता दें कि म्यांमार के साथ जो करार हुआ था
कि वह भारत के खिलाफ अपने इलाके का इस्तेमाल नहीं होने देगा। क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री ने इस बार की हिंसा को लेकर म्यांमार सरकार से कोई बात की है? बाहरी बनाम भीतरी की राजनीति बहुत विचित्र होती है, इसे ध्यान से समझिए। साथ साथ धंधा भी चलता है और इसके नाम पर गलाकाट राजनीति भी। मणिपुर के मुख्यमंत्री म्यांमार से आए लोगों को घुसपैठिया बता रहे हैं। फरवरी 2021 में जब तख्ता पलट हुआ तब वहां से भागकर लोगों ने मिजोरम में शरण ली थी। तब केंद्र का इस बारे में क्या रुख था? मिजोरम की सरकार म्यांमार से आए शरणार्थियों को शरण देना चाहती थी, केंद्र सरकार खिलाफ थी। मिजोरम की सरकार ने एक प्रक्रिया भी बना दी, केंद्र ने हटा दिया। काफी विवाद हुआ। मणिपुर और मिजोरम के नजरिए में ही म्यांमार से आए शरणार्थियों को लेकर बहुत अंतर है। बात बात में इतिहास और बाहरी के नाम पर होने वाली राजनीति का परिणाम आप फिर से मणिपुर में देख रहे हैं। जिस इतिहास को क्लासरूम या बेडरूम में आराम से पढ़ना चाहिए, उस इतिहास को आधे अधूरे तरीके से पेश कर टीवी और राजनीतिक क्षेत्र में घमासान मचाया जा रहा है। और नतीजा यह हो रहा है कि अपने ही देश के नागरिक हाथ में बैनर लेकर सड़क पर उतर रहे हैं कि वे भारतीय हैं और भारत सरकार के साथ हैं। बाहरी बनाम भीतरी की इस राजनीति ने केवल अपने नागरिकों को असुरक्षित किया है, उन्हें हिंसा के रास्ते पर धकेला है। कहीं लोग इसके नाम पर लिंच किए जा रहे हैं तो अब घर से लेकर राज्य तक जलने लगा है। अब वो सारे इतिहासकार जो बाहरी बनाम भीतरी के एक्सपर्ट हो गए थे, वे मैदान छोड़कर भाग गए हैं, आपको नफरत की आग में झोंककर। इनके पास नफरत और इतिहास की एक ही किताब है। इसी एक किताब को लेकर कभी असम में घूमते हैं, कभी मणिपुर में घूमते हैं, कभी यूपी में घूमने लग जाते हैं। इस राजनीति का नुकसान असम देख चुका है, जिसे ध्यान में रखकर 2019 में नागरिकता कानून लाया गया। कितना बवाल हुआ। उस नागरिकता कानून को संसद से पास कराया गया, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ है। आज तक पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने असम में नागरिकता कानून की बात तक नहीं की, लेकिन अब वैसी ही बात मणिपुर में चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री म्यांमार से आए लोगों के नाम पर नागरिकता का सवाल उठा रहे हैं। मैतेई सांसद और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और यही सब कहा है। साफ साफ दिख रहा है कि इस आग को राजनीति की किस सूखी लकड़ी से जलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह अभी भी बाहरी की बात किए जा रहे हैं। यही सब आपको समझना है। कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके भीतर असुरक्षा पैदा की जा रही है, कि बाहरी के नाम पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मणिपुर के कुकी इलाकों में एनआरसी का भूत खड़ा हो गया है। आप याद करें कि असम में इस एनआरसी के नाम पर हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए और जब एनआरसी की सूची आई तो कुछ खास नहीं निकला, उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। एक राज्य में जो आग जलकर बुझ गई है, उसी आग से दूसरे राज्य के घर जलाए जा रहे हैं। एक समुदाय को घुसपैठियों के नाम पर टारगेट करने का खेल कितना खतरनाक हो सकता है, आप देखिए। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने दैनिक भास्कर से कहा है कि कुकी मैतेई का झगड़ा नहीं है। तो बताइए किसका झगड़ा है? क्या आकाश और पानी का झगड़ा है? आम और इमली का झगड़ा है? टिंडा और टमाटर के बीच का झगड़ा है? किसका झगड़ा है? अगर यह कुकी और मैतेई का झगड़ा नहीं है तो फिर कुकी मंत्री का घर कौन जला रहा है? मैतेई सांसद का घर कैसे जल गया? अमित शाह के दौरे के बाद 10 जून को जो शांति कमेटी बनी थी, उससे मैतेई और कुकी समुदाय के संगठन क्यों बाहर हो गए? यह कमेटी तो गृह मंत्रालय ने बनाई थी। क्यों नहीं बीरेन्द्र सिंह पर सभी को विश्वास हो रहा है। दैनिक भास्कर से बीरेन्द्र सिंह ने फिर से अफीम की खेती का राग खड़ा कर दिया। कुकी समुदाय को लगता है कि इसकी खेती के नाम पर उनके इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा रहा है ताकि खाली कराया जा सके। तो इस तरह की असुरक्षा कौन पैदा कर रहा है? क्या अफीम की खेती कहीं और नहीं होती? उत्तराखंड में भी तो होती है। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया भी था। दैनिक भास्कर से बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि 90% एरिया कुकी का है, वहां कोई मैतेई जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि जिस 3% इलाके में मैतेई रह रहे हैं वहां तो कुकी ट्राइबल मैतेई सब जमीन खरीद सकते हैं और रह रहे हैं। क्या इस वक्त किसी मुख्यमंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? प्रधानमंत्री को साफ करना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री की इस भाषा के साथ हैं या नहीं। हर तरफ से मांग हो रही है कि बीरेन्द्र सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, वरना एक दौर ऐसा भी था जब 26 जनवरी 2016 की पूर्व संध्या पर, याद कीजिए, अरुणाचल प्रदेश की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी और राष्ट्रपति शासन लगाने का असंवैधानिक काम किया गया था। कोर्ट ने कहा था बकायदा
यहां तो सभी को दिख रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था चरमरा गई है। कश्मीर की बात होती तो रोज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। क्या बीजेपी को मंत्री के घर जलने की घटना पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी? हमने बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर चेक किया कि पार्टी की कुछ राय आई होगी, मगर कुछ नहीं मिला। आखिर बीजेपी क्यों चुप हो गई है? एक खबर यह भी चारों तरफ छप रही है। 2017 में मणिपुर में चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने बागी कुकी उग्रवादी गुटों से मदद ली थी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि एक विद्रोही कुकी संगठन के अध्यक्ष ने 2019 में गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, जिसमें दावा किया कि 2017 में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा नेता राम माधव ने मणिपुर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उनसे मदद ली थी। दोनों नेता उस समय पूर्वोत्तर भारत में पार्टी का प्रभार संभाल रहे थे। इस रिपोर्ट में राम माधव ने खंडन किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा का जवाब इस रिपोर्ट में नहीं है। बताइए, चुनाव आता है तो उग्रवादियों से मदद लेने की बात सामने आती है। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री इन्हीं कुकी संगठनों को हिंसा का कारण बता रहे हैं। कम से कम हिमंता बिस्वा शर्मा को रिपोर्टर को जवाब देना चाहिए था कि यह आरोप सही है या नहीं। बोलने के हिसाब से लगता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के लिए सबसे जरूरी विषय राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी पर उनके खूब ट्वीट मिल जाएंगे, लेकिन मणिपुर को लेकर उनके ट्विटर हैंडल पर उनके बयान खोजने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जबकि यह आरोप हवा में नहीं है। एनआईए कोर्ट में बकायदा कुकी उग्रवादी संगठन के नेता ने इस पत्र को अपने हलफनामे के साथ जमा किया है, जिसके आधार पर मीडिया में खबरें छपी हैं। कांग्रेस का कहना है कि हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। खबरें छप रही हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुकी नेताओं से मुलाकात भी की है। ऐसे में सवाल पूछा जाना चाहिए कि बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कर रहे हैं? क्या हिमंता पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री हैं? अगर हिमंता ही बातचीत का मोर्चा संभाल रहे हैं तो देश कैसे जानेगा कि उनकी पहल का अब तक क्या नतीजा निकला? क्या मणिपुर की अब तक की हालत के लिए वे भी जिम्मेदार माने जाएंगे? एक उग्रवादी संगठन का नेता पत्र लिख रहा है कि बीजेपी की मदद की नहीं की होती तो 2017 में मणिपुर में उसकी सरकार नहीं बनती। किसी गोदी मीडिया ने सवाल पूछा कि हम आपके चक्कर में सवाल करने वाले लेखक साहित्यकारों को देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादियों का दोस्त कहते हैं, और आप पर उग्रवादी संगठनों से चुनाव में मदद लेने का आरोप लगता है, हम आपको क्या कहें? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस खबर को विस्फोटक बताया है और कहा है कि जो लंबे समय से कहा जाता था आज सच साबित हो गया। यह उसी बात को बल देता है जो मैं हमेशा से कहता रहा हूं, मणिपुर आज भाजपा और आरएसएस की राजनीति के चलते जल रहा है। हकोक के साथ यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के सदस्य हैं, मेन आदमी है। वो अपने वीडियो जारी करते कि मैंने तो यार राम माधव और हेमंत बिस्वा शर्मा और अमित शाह को तो मदद किया था चुनाव में। हम तो मिलिटेंट हैं, 2022 के चुनाव में हमने मदद किया, कोई सवाल नहीं कर रहा है। A militant group who has worked against the interest of India, no TV anchor is doing a show. Nobody is doing a show. Because उत्तराखंड है ना भाई साहब, ये इनका एफिडेविट है, साइन बाय हिम, एड्रेस टू मिस्टर अमित शाह, कि हमने आपको मदद किया साहब, आई हेल्प यू इन इलेक्शन, आप हमको क्यों नोटिस दे रहे हो एनआईए के द्वारा, आपको तो ऐसी बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन आप वो कुछ नहीं पूछेंगे, आप मतलब मालिक। डियर मिस्टर अमित शाह, एनआईए हैज गिवन मी नोटिस, मैं आ नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने तो आपको मदद किया चुनाव में, इतने जो है आपने हमसे मदद मांगा तो हमने मदद दिया। चुनाव हुआ जनवरी में 2022 में, फरवरी 2022 में अमित शाह रिलीजेस 15 crores ऑफ योर मनी, आपका टैक्स पेयर का पैसा, एंड 98 lakhs टू द कुकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। वाह बॉस, स्टाइल देखिए देशद्रोही वालों का स्टाइल। ये छोटा मोटा नहीं, ये तो डंके के चोट पर पैसे देते हैं, बोले कि बेटा जलाओ देश को। 15 crore was given to the militant organization plus 97 lakhs। अब ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर, हमने नहीं लिखा। हाकिब साहब बोल रहे कि भाई साहब भाजपा आपने मदद किया देश को तोड़ने के लिए, अब चुनाव जीत गए हो, अब तो मत बुलाओ, ऑफिशियल। बट नो टीवी डिबेट, नो एंकर, नो क्वेश्चंस। मणिपुर में उग्रवाद की समस्या रही है। कुकी हो या मैतेई, दोनों के हथियारबंद समूह भी रहे हैं।
इस बार तनाव इतना बढ़ चुका है कि इसे सामान्य करने में अब कई साल लगेंगे। इस अविश्वास को खत्म करना आसान नहीं। कुकी समुदाय ने मांग की है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अलग से प्रशासनिक इकाई बनाए जाए। इसका मैतेई समुदाय के सभी लोगों ने विरोध किया है। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन कुकी समुदाय के लोग कहते हैं कि हम प्रशासनिक क्षेत्र की मांग इस वजह से भी कर रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। अपने इस तर्क के समर्थन में कुकी समुदाय के लोग बाकायदा हिसाब दिखाते हैं कि किस तरह से विकास की योजनाओं का ज्यादातर पैसा मैतेई इलाके में खर्च हुआ है। जब तनाव के हालात हैं तब ऐसे में इस मांग को आक्रामक तरीके से रद्द करने का तुक समझ में नहीं आता। इस पर बातचीत हो सकती थी। आखिर पूर्वोत्तर के इलाकों में अलग अलग प्रशासनिक और क्षेत्रीय इकाइयां रही हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को लेकर इस तरह के 10 प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई हैं। खबरों को पढ़ते हुए लगता है कि मणिपुर में सरकार को ही नहीं पता कि क्या हो रहा है। 28 मई को मुख्यमंत्री ने दावा कर दिया 40 उग्रवादी मारे गए, लेकिन पुलिस को जानकारी नहीं थी। फिर बीरेन सिंह ने कुकी उग्रवादियों के बारे में बयान दे दिया, लेकिन असम राइफल्स और सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने इसका खंडन कर दिया। हिंदू में विजेता सिंह की एक रिपोर्ट छपी है कि महिलाओं के हथियारबंद दस्ते ने 6 मुख्य सड़कों को जाम कर दिया है, जिसके कारण 2 हफ्ते से राज्य का दक्षिणी हिस्सा कट गया है और वहां तक सुरक्षा बल पहुंच नहीं पा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से विजेता ने लिखा है कि सीएपीएफ और पैरामिलिट्री बलों में महिलाओं की कमी के कारण वे महिला प्रदर्शनकारियों से निपटने की हालात में नहीं हैं। सीआरपीएफ महिला सुरक्षा बल भेज रहा है। खबरों को और तस्वीरों को इतना कंट्रोल करने के बाद भी जो खबरें आ रही हैं छनकर, वही काफी हैं बताने के लिए कि भीतरी और बाहरी की राजनीति ने, बहुसंख्यकवाद की राजनीति ने एक राज्य को हिंसा के हवाले कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की पूर्वोत्तर नीति दांव पर है। 1.5 महीने से उनसे अपील हो रही है कि आप शांति की अपील कर दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि शांति की अपील करने वाला कॉपीराइटर नहीं मिल रहा है। लगता है कि उनके आसपास बहुसंख्यकवाद के नाम पर बाहरी और भीतरी करने के ही एक्सपर्ट लोग हैं, जो नहीं जानते कि इस खाई को मिटाने के लिए कैसी भाषा बोली जाती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।